हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक समझेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। क्लियर। अब की बारी जो कोलिजन है वो वन डायमेंशनल नहीं है, हमारा कोलिजन इस बार टू डायमेंशनल है। देखिए कैसे। यहां पर एक बॉडी है जिसका मास m1, वेलोसिटी u1। एक बॉडी है जिसका मास m2 है और ये रेस्ट पर है। इस बार हमने इसको किस पे मानना है? सेकंड बॉडी को रेस्ट पे मानना है। तो ये यहां से एक बॉडी आई और इस बॉडी के साथ कोलाइड करेगी, टकराएगी आकर के। ये आई और इसके साथ टकराएगी, तो क्या होगा? ये दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगी। जो ये बॉडी आई मान लीजिए ये तो चली गई इस रास्ते पे, और जो ये वाली बॉडी है वो कुछ इस रास्ते पे चली गई। मतलब अब मोशन वन डायमेंशनल नहीं रहा, कैसा हो चुका है? टू डायमेंशनल हो चुका है। क्लियर है। वन डायमेंशनल में तो केवल एक ही लाइन के अलोंग मूव करते थे, लेकिन अब ये एक ही लाइन के अलोंग मूव नहीं कर रहे। क्लियर है। तो ये अपना एक्स एक्सिस मैंने मान लिया, ये मान लिया मैंने अपना वाई एक्सिस। क्लियर। तो जैसे ये बॉडी आई इसके साथ टकराई तो क्या हुआ? ये बॉडी खुद तो इस तरफ चली गई और ये वाली बॉडी कुछ नीचे की तरफ मूव कर गई। क्लियर है। जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने इस बॉडी ने एंगल बनाया दैट इज θ1 और इसने जो एंगल बनाया दैट इज θ2। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको यहाँ ये तो समझ में आ चुकी होगी सारी कंडीशन। अब जो फर्स्ट बॉडी है वो कोलिजन के बाद जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वेलोसिटी को हमने v1 से डिनोट किया, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को हमने v2 से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इस डायग्राम को थोड़ा और बेटर समझते हैं। तो इस वेलोसिटी को आप एक काम कीजिए, दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए। एक तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल और दूसरा अलोंग द वर्टिकल। क्लियर है। अब ये एंगल अगर θ2 था तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? θ2। क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सेम एंगल होगा यहां पर। तो इस कंपोनेंट को हम बोल देंगे v2 cos θ2 और इसको बेटा बोलेंगे हम v2 sin θ2। क्लियर है। समझ में आ चुका होगा आपको ये तो। चलो मैं इस सेकंड बॉडी को ना ऐसे डिनोट कर देता हूं। ये मेरी सेकंड वाली बॉडी है और फर्स्ट बॉडी को मैंने सिंपली ऐसे शो किया। क्लियर। अच्छा, अब ये बॉडी यहां गई। अब इसके वेलोसिटी को भी आप दो हिस्सों में ब्रेक करो, एक तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल और दूसरा अलोंग द वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ इधर एंगल θ1 है तो इधर भी बेटा कितना एंगल है? दैट इज आल्सो θ1। क्लियर। तो ये v1 है तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? v1 cos θ1। क्लियर। और तो इस कंपोनेंट ये कौन सा होगा आपका? v1 sin θ1। बात समझ में आई है ना बेटा? v1 cos θ1, v1 sin θ1, v2 cos θ2, v2 sin θ2। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्लियर। तो अब देखिए बेटा, यहां पर हम समझते हैं, ये तो अपना डायग्राम हो चुका है। देखिए डायग्राम समझ में आ गया, समझिए सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। मेन बात पहले इसकी डायग्राम को समझने की ही होती है। क्लियर है। तो अब देखिए बेटा, रिजॉल्व द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट components of momentum of first body after the collision। देखिए बेटा, यहां पर कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी है कुछ इधर गई है इस तरफ। ठीक है। तो इसकी भी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये रही और वाई एक्सिस के अलोंग ये रही। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इतनी है तो यानी कि इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 cos θ1। तो ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो ये तो हो गया m1 इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम, और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो, कितना होगा,
ऊपर की तरफ वेलोसिटी ये है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 sin θ1। तो ये डायरेक्शन होगी बेटा पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है? आई होप कि आपको यहां तक तो जरूर समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखिए हम समझते हैं, फर्स्ट बॉडी का तो हमने रिजोल्व कर लिया, मोमेंटम देख लिया, अब सेकंड बॉडी का मोमेंटम भी तो देखना है ना। तो अब फिर लिखिए द रेक्टेंगुलर components of the momentum of second body। जो सेकंड बॉडी है उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोमेंटम का आपको निकालना है आफ्टर द कोलिजन। ये बात ध्यान रखनी है, कब? आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद। तो इसके भी बेटा देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज द m2 v2 cos θ2। डायरेक्शन है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? फिर दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, देखिए m2 v2 sin θ2, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। ये ऊपर था प्लस y एक्सिस, नीचे है माइनस y एक्सिस, द नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको देखिए यहां तक तो जरूर समझ में आ चुका होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग, हम सबसे पहले अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां पर हमें अलग अलग तरह से लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की तरफ अलग और वाई एक्सिस की तरफ अलग से, ठीक है? तो देखिए बेटा, एक्स एक्सिस में टकराने से पहले मोमेंटम कितना था इस बॉडी का, m1u1 प्लस सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी पहले, तो इसका मोमेंटम था 0 इक्वल्स टू, अब टकराने के बाद एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है, देखिए m1 v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1 प्लस सेकंड बॉडी का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, m2 v2 cos θ2, m2 v2 cos θ2। तो देखिए बेटा, आपको यहां तक तो इक्वेशन समझ में आ चुकी होगी। तो यहां से इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे हम, m1 u1 बराबर है m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्लियर बेटा? तो ये हो चुकी है अपने पास हमारी जो आई है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे हम फॉर द वाई डायरेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along the y axis। अब देखिए बेटा, शुरू में ये बॉडी x एक्सिस में मूव कर रही है, ये मूव ही नहीं कर रही, तो y एक्सिस में इसका मोमेंटम कितना है, 0 है, क्योंकि ये मोशन तो इसका x एक्सिस में है, y एक्सिस में इसका मोशन है ही नहीं। तो शुरू में इसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो होगा 0। लेकिन बाद में y एक्सिस में मोमेंटम है, फर्स्ट का भी सेकंड का भी,
तो फर्स्ट बॉडी को लेंगे m1v1 sin θ1, m1v1 sin θ1, ठीक है। और सेकंड बॉडी का मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो इसलिए बेटा नेगेटिव साइन आया है, तो हम लेंगे माइनस में इसको, माइनस m2v2 sin θ2। क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन भी आपको समझ में आई, तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व्ड है बाय, क्योंकि मोशन कौन सा ये कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो टकराने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m1u1 स्क्वायर, और सेकंड बॉडी तो भाई रेस्ट पर थी, इसकी वेलोसिटी ही नहीं थी इसके अंदर, तो इसका मोमेंटम तो 0 था, इक्वल्स टू, अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट की? v1 हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v2 हाफ m2v2 स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी को आप x और y में मत तोड़ने लग जाना, क्योंकि हम x और y में उसी को तोड़ते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी को नहीं तोड़ते, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई x और y डायरेक्शन का रोल नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा? पहले ये बताइए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, 1, 2 एंड 3। क्लियर? तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास ये जो 3 इक्वेशन आई हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं यहां पर? हियर द टोटल वेरिएबल्स आर 4। टोटल वेरिएबल यहां पर 4 हैं। क्या है वो? v1 v2 θ1 एंड θ2। मतलब हमारे पास ये 4 अननोन क्वांटिटीज है, v1 v2 θ1 θ2, लेकिन टोटल इक्वेशन कितनी बनती है? 3 2 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल। तो बेटा इन इक्वेशन को सोल्व आउट नहीं किया जा सकता, यहां से हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह हम कोई एक्सपेरिमेंट करके इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू का पता लगा लें, v1 v2 θ1 θ2, इन चारों में से कोई एक वैल्यू अगर हम एक्सपेरिमेंट से पता कर लें, तो बाकी तीनों की 3 क्वांटिटीज हम इन तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए अपना टॉपिक ये बस यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन एक स्पेशल केस और समझते हैं यहां पर, ग्लेंसिंग कोलिजन। ग्लेंसिंग कोलिजन क्या होता है? जिसमें एक एंगल तो 0 डिग्री होता है θ1 फर्स्ट बॉडी का, और सेकंड बॉडी का एंगल होता है 90 डिग्री। मतलब फर्स्ट बॉडी तो आई और सीधी निकल गई, लेकिन सेकंड बॉडी 90 डिग्री पर चली गई। क्लियर है? तो अगर θ1 0 θ2 90 डिग्री होगा, तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना जरा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहां पर आप थीटा को 0 पुट करो, यहां देखिए मैं थीटा को 0 पुट करके दिखाता हूं, m1u1 बराबर m1v1 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस यहां पर cos θ2 की वैल्यू 90, cos 90 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो बेटा m1u1 बराबर m1v1, m1 से m1 कैंसिल, तो u1 की वैल्यू v1 के बराबर आ गई, u1 बराबर v1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपने निकाल के दिखा सकते हो आप। u1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? v1 के। अब ये तो थी इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करो, 0 इक्वल्स टू m1 v1 sin
θ1 की जगह 0 पुट करना है ना, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है भाई, प्लस सॉरी माइनस m2 v2। θ2 की जगह 90 पुट करना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया 0 माइनस m2 v2 बराबर 0। तो इसका मतलब बेटा v2 की वैल्यू 0 हो गई ना, ये आगे v2 की वैल्यू 0। बात समझ में आई है ना? तो ये भी आप करके दिखा सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, v2 0 हो गया, u1 v1 के बराबर हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए, v2 बराबर 0 इक्वेशन 3 में पुट करिए, v2 तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म। तो इधर क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर। यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है, इक्वल है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि शो दैट एट द ग्लैंसिंग कोलिजन, for the glancing collision in the two dimensions kinetic energy of the first particle remains same। तो आप ये करके दिखा सकते हो। क्लियर बेटा, समझ में आया? आई होप कि आपको सारा का सारा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया। ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।